अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपने उसी तरह नोटबुक पर लिखने भी हैं, मार्जिन लाइंस लगाकर, डेट देकर, हेडिंग्स उसी तरह सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह स्कूल में आप करते रहे हैं, और ये इंशाल्लाह चेक भी की जाएंगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप पूछ सकते हैं और उसको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन वेक्टर इटसेल्फ, एक्सप्लेन। तो आपको पता है कि जो वेक्टर्स होते हैं, आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं कि जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है ना, ठीक है। जैसे फोर्स है, फोर्स की कोई डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में वो हम अप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी ये दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। अब जो वेक्टर्स हैं उनको आसानी से समझने के लिए हम उनको रिजॉल्व करते हैं, उनको तोड़ते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है ना। डिवाइड करते हैं, उनको तोड़ते हैं पार्ट्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये एक डिवीजन जो है उसको रेक्टेंगुलर डिवीजन या रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कहते हैं। ये अब वेक्टर है, वेक्टर एफ, ये आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का। अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हम दो वेक्टर्स बनाते हैं। एक वेक्टर है एफ वाई, जिसको वाई कंपोनेंट कहते हैं, इसका वाई वाला टुकड़ा है ये। इसको वाई कंपोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसको वाई कंपोनेंट कहते हैं और एफ वाई लिखते हैं। और इसी तरह इसका दूसरा जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, उसको एफ एक्स लिखते हैं। और ये एफ एक्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इन दो कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड करें तो फिर वापस हमारे पास यही वाला वेक्टर आता है, ठीक है ना। यानी इस वेक्टर के ये दो टुकड़े हैं, दो टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड कर दिए। इन दो को अगर ऐड करेंगे तो वापस यही वाला वेक्टर आएगा। अब उसने हमसे पूछा ये है कि क्या ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात होगी तो उनका मतलब यही एक्स वाई कंपोनेंट है, ठीक है। वो कह रहे हैं क्या इनमें से कोई एक कंपोनेंट इस असल वेक्टर से बड़ा हो सकता है? तो हमने इसका आंसर दिया है नो, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ। कि नहीं, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है किसी वेक्टर का वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों क्यों बड़ा नहीं हो सकता? अब इसकी एक्सप्लेनेशन है कि देखें, ये गिवन फिगर हमने बनाई है और इसके अंदर एफ एक्स और एफ वाई जो हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वेक्टर जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम हमने एफ रखा है, कैपिटल एफ। एंड इज़ गिवन बाय, और उसके लिए एफ एक्स और एफ वाई के लिए हमारे पास कैसे उनको डिफाइन किया जाता है? उनको डिफाइन किया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। जो इसका एक्स कंपोनेंट है उसको हम एफ एक्स कॉस थीटा कहते हैं, और जो उसका वाई कंपोनेंट है उसको हम एफ वाई को हम कैसे लिखते हैं? एफ साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो जो एफ है, कैपिटल एफ, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये जो फोर्स है, ये वाला जो बड़ा ये वेक्टर है, ये जिसके कंपोनेंट्स हैं, तो ये जो बड़ा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम कैपिटल एफ से लिख रहे हैं। अब रीज़न देंगे कि क्यों कोई कंपोनेंट जो है वो असल वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। वजह उसकी क्या है कि द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा मे बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1 बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। कह रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा की और कॉस थीटा की वो 1 हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना। कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसे फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब देखें, अगर सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कॉस थीटा या साइन थीटा की हम देखें तो क्या है? वो 1 है। तो अगर हम 1 भी यहाँ पर पुट करें, कॉस थीटा की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? एफ मल्टीप्लाई बाय 1 एफ आ जाएगा। इसी तरह साइन थीटा की जगह भी अगर 1 पुट करें फिर क्या होगा? फिर भी ये एफ मल्टीप्लाई बाय 1 एफ ही रहेगा। इससे ये पता चला कि एफ वाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बड़े से बड़ी वैल्यू भी हम लेना चाहें तो एफ वाई जो है वो भी एफ़ के बराबर आता है और एफ एक्स जो है वो भी एफ़ के बराबर आता है। इससे क्या पता चला कि अगर मैक्सिमम वैल्यू भी हम ले रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कंपोनेंट्स की लें, तो वो कंपोनेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो असल वेक्टर के बराबर हो जाए, ठीक है ना। देखो, इनकी हमने मैक्सिमम वैल्यू जब ली तो एफ एक्स जो है वो एफ़ के बराबर हुआ, ठीक है ना, यानी असल वेक्टर के बराबर हो गया। तो बड़ा नहीं हो सका वो, हालांकि हमने सबसे बड़ी वैल्यू ले ली है। अब इससे बड़ा नहीं ले सकते हम, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। इन दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसका मतलब है एफ एक्स भी जो असल एफ वेक्टर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, एफ वाई भी एफ से बड़ा नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एफ एक्स एंड एफ वाई मे बी इक्वल टू एफ
और विल बी लेस देन एफ बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एफ। कह रहा है कि जैसे ये दो इक्वेशंस है, जैसे अभी मैंने आपको बात समझाई है कि इन दो इक्वेशन की वजह से हमें ये बात समझ आ रही है कि एफ एक्स और एफ वाई जो हैं वो एफ के बराबर हो सकते हैं या एफ से छोटे हो सकते हैं, लेकिन एफ से बड़े नहीं हो सकते। और कंक्लूजन क्या है कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन वेक्टर इटसेल्फ। ये सारी डिस्कशन से ये बात क्लियर हो गई कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है किसी वेक्टर के, वो खुद वेक्टर से बड़े नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई डोर हैंडल्स आर नॉट पुट, ये पुट है, पुल नहीं है, ठीक है ना, पुट नियर द हिंजेस। अब हिंजेस क्या होता है, हिंजेस जो है वो हिंज एक हुआ और हिंजेस ज़्यादा, तो हिंज जो है वो ये जहाँ पे डोर कनेक्ट होता है, आपने डोर को देखा होगा, दरवाजे को या खिड़की को या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, आपने देखा होगा वो दीवार के साथ किस तरह कनेक्ट होती है। वो लोहे के लगे होते हैं जिनके अंदर स्क्रूज लगे होते हैं, पेच से लगे होते हैं, जिसकी वजह से दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, दीवार के साथ। अब वो दरवाज़ा उस हिंजेस की वजह से कनेक्ट होता है और उसके गिर्द घूमता है, ठीक है ना, वो जॉइंट जो होता है, जो जोड़ होता है, उसको हिंज कहते हैं। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों डोर हैंडल जो है, जो डोर का हैंडल है, उसको हम हिंजेस से दूर रखते हैं। आपने देखा ना, हिंज जो होता है उससे हम बहुत दूर रखते हैं दरवाजे के हैंडल को। दरवाजे का हैंडल तो बिल्कुल दरवाजे के आखिर में लगाया जाता है, ठीक है ना, आपने देखा है दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए जो हैंडल लगाते हैं वो बिल्कुल दरवाजे के आखिर में होता है। वो पूछ रहे हैं क्यों उसको दूर क्यों लगाया जाता है हिंज से, उसको नियर द हिंज क्यों नहीं लगाया जाता, वो ये पूछ रहे हैं। तो इसका असल जवाब जो मेन आंसर है वो क्या है कि फॉर इजी रोटेशन एंड टू इंक्रीज द टॉर्क द डोर हैंडल्स आर नॉट पुट नियर द हिंजेस। अब असल इसका जो मेन आंसर है, मरकज़ी जो इसका जवाब है वो ये है कि आसानी से, ताकि दरवाज़ा घूम सके और आसानी से खुल सके, बंद हो सके, इसलिए हम जो है वो डोर के जो हैंडल्स हैं उनको हिंजेस से दूर रखते हैं, उनके करीब नहीं रखते। और वजह उसकी क्या है, टू इंक्रीज़ द टॉर्क। आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा है, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखें दरवाज़ा टर्न कर रहा होता है ना, जब भी आप उसको खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं, वो टर्न कर रहा होता है, वो घूम रहा होता है। तो अब जो है टॉर्क ज़्यादा करने के लिए, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा करने के लिए हम हिंजेस से हैंडल्स को दूर रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एज वी नो दैट टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट आर्म एंड फोर्स। जैसा कि हमें पता है कि टॉर्क दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि टॉर्क बराबर है आर मल्टीप्लाई बाय एफ के, और आर जो है वो मोमेंट आर्म है और एफ जो है वो फोर्स है, और टाउ जो है वो टॉर्क है, टी से जिसको लिख रहे हैं हम, टी जो है वो टॉर्क है। तो टॉर्क जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक मोमेंट आर्म पे और एक फोर्स पे। तो इन चीज़ों को अगर हम चेंज करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू भी चेंज होगी। ग्रेटर द मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। अब देखें अगर मोमेंट आर्म की वैल्यू, आर की वैल्यू हम ज़्यादा कर रहे हैं तो टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट है। तो अब मोमेंट आर्म जैसे ही ज़्यादा किया, टॉर्क ज़्यादा हुआ, इसका मतलब है दरवाज़ा आसानी से खुलेगा। अब टॉर्क यहाँ पे कैसे इंक्रीज़ हुआ, मोमेंट आर्म यहाँ पर क्या है, जो हिंजेस का डिस्टेंस है हैंडल से वो मोमेंट आर्म है, क्योंकि हम हैंडल के ऊपर जोर लगाते हैं ना, तो उधर से लेकर जो हिंजेस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। अब वो डिस्टेंस अगर ज़्यादा आप करेंगे तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, आसानी से दरवाज़ा खुलेगा। वो डिस्टेंस आप कम कर दें तो टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट आर्म कम हो गया। इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं, अगर आप दरवाजे के बिल्कुल हिंजेस के करीब, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है ना दीवार के साथ, उसके बिल्कुल करीब हाथ रख के आप उसको खोलने या बंद करने की कोशिश करें तो मुश्किल होगी। और अगर हैंडल जो लगा हुआ है उधर अगर आप ज़ोर लगा कर खोलने या बंद करने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से खुल जाएगा। तो जितना दूर होगा हिंजेस से आपका हाथ, जो ज़ोर लगा रहा है, जो खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो उतनी आसानी से दरवाज़ा खुलेगा, बंद होगा। तो इसी रीज़न को एक्सप्लेन किया गया है, द टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। ठीक है, जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट आर्म के, यानी टॉर्क ज़्यादा होगा तो मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, और मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। ठीक है ना। ग्रेटर द मोमेंट आर्म ग्रेटर द टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड इजीली। इसलिए अगर ज़्यादा मोमेंट आर्म आप करेंगे प्रोड्यूस तो ज़्यादा टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ज़्यादा आप मोमेंट आर्म रखेंगे तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा आसानी से। दस फॉर ईजी रोटेशन ऑफ द डोर द मोमेंट आर्म इज़ इंक्रीज्ड। इसलिए ताकि आसानी से डोर जो है वो रोटेट हो, आसानी से खुले बंद हो, मोमेंट आर्म को ज़्यादा किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। एंड हैंडल्स आर पुट अवे फ्रॉम द हिंजेस, और इसलिए हैंडल्स को जो है वो हिंजेस से दूर रखा जाता है।
वी कंक्लूड दैट टू इंक्रीज द मोमेंट आर्म द डोर हैंडल्स आर पुट अवे फ्रॉम द हिंजेस। इससे हमने ये नतीजा निकाला कि मोमेंट आर्म को ज़्यादा करने के लिए हम डोर हैंडल्स को हिंजेस से दूर रखते हैं, करीब नहीं रखते। अगला सवाल है, कैन अ स्मॉल फोर्स एवर एक्सर्ट अ ग्रेटर टॉर्क देन अ लार्जर फोर्स। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि थोड़ी फोर्स लगाकर आप ज़्यादा टॉर्क लगाएं बनिस्बत बड़ी फोर्स के, यानी बड़ी फोर्स से भी ज़्यादा टॉर्क लगा लें, फोर्स आपको कम लगानी पड़े, टॉर्क जो है वो ज़्यादा लगे। तो अब इसका आंसर ये है कि फॉर अ स्मॉल फोर्स वी कैन गेट ग्रेटर टॉर्क बाय टेकिंग लार्ज वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म। हाँ, हम कर सकते हैं ऐसा। हम छोटी फोर्स के लिए अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा ले लें तो हम ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटी फोर्स के लिए ज़्यादा मोमेंट आर्म लेंगे तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हमने दो केस ले लिए हैं। एक के अंदर देखें फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है और जो मोमेंट आर्म है R1 वो 2 मीटर है। दूसरा जो केस है उसके अंदर फोर्स कम है, देखें पहले 10 न्यूटन थी, अब 5 न्यूटन है, और मोमेंट आर्म जो है वो हमने ज़्यादा लिया है, वो 2 मीटर था, वो हमने 8 मीटर लिया। अब देखें टॉर्क हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40 न्यूटन मीटर। यहाँ पे फोर्स ज़्यादा थी लेकिन फिर भी टॉर्क क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 न्यूटन मीटर। यानी ज़्यादा फोर्स से टॉर्क हमारे पास कम आया है और कम फोर्स से ज़्यादा आया है। वजह उसकी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने मोमेंट आर्म ज़्यादा लिया है। तो अगर हमारे पास फोर्स थोड़ी है तो मोमेंट आर्म को ज़्यादा करेंगे, टॉर्क खुद ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए उसने हमसे यही पूछा था कि थोड़ी फोर्स के साथ आप ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं बड़ी फोर्स की निस्बत। देखें बड़ी फोर्स की निस्बत जो टॉर्क था, छोटी फोर्स से हमने ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस किया उससे। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। ये हमने एग्जांपल के साथ शो कर दिया है, वाजे कर दिया। कंक्लूजन, इट इज़ क्लियर दैट F2 इज़ स्मॉलर देन F1। ये बिल्कुल वाजे है कि F2 जो है 5 न्यूटन है, छोटा है F1 से जो कि 10 न्यूटन है। एंड R2 इज़ ग्रेटर देन R1, और R2 8 मीटर है, वो बड़ा है R1 से जो कि 2 मीटर है। एंड वी गेट T2 ग्रेटर देन T1, और इसलिए हमारे पास जो टॉर्क था T2 था 40 न्यूटन मीटर आया जो कि T1 से बड़ा है। Thus for smaller force we get greater torque by taking large value of moment arm। इसलिए हमने थोड़ी फोर्स के साथ ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस किया, कैसे, ज़्यादा मोमेंट आर्म लेकर। अगला क्वेश्चन है, वाई इट इज़ बेटर टू यूज़ लॉन्ग स्पैनर रादर देन द शॉर्ट वन टू टाइटन अ नट। वो हमसे पूछ रहे क्यों ऐसा बेहतर होता है कि हम लंबा स्पैनर लें, रेंच भी जिसको कहते हैं, जो आपने देखा होगा जिसके ज़रिए मैकेनिक जो है वो क्या करता है, या घर में भी आपने नट कभी टाइट किए हों या कसे हों या खोले हों, नट खोलने या कसने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहे हैं कि लंबा स्पैनर, लंबा रेंच अगर हो तो वो क्यों अच्छा है, बेहतर है इसकी निस्बत कि आपके पास छोटा रेंच हो, ठीक है ना, अगर आपने नट को कसना है। तो हम इसका जवाब ये दे रहे हैं कि यूज़ ऑफ लॉन्ग स्पैनर इंक्रीज द मोमेंट आर्म, कि जब आप लंबा स्पैनर इस्तेमाल करते हैं तो मोमेंट आर्म ज़्यादा हो जाता है। अब देखें जिस जगह पर नट है उधर से लेकर आपका हाथ जिस जगह पर है, इसका फासला जितना से ज़्यादा होगा, जितना फासला, उतनी आसानी से आप नट को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा। और जितना ये फासला कम होगा तो उतना मोमेंट आर्म कम होगा, इस वजह से टॉर्क कम होगा और आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि आप नट को खोल सकें या बंद कर सकें। तो यही बात यहाँ पर हुई है कि यूज़ ऑफ लॉन्ग स्पैनर इंक्रीजेज द मोमेंट आर्म एंड मैक्सिमम टॉर्क इज़ प्रोड्यूस, कि जब हम लंबा स्पैनर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मोमेंट आर्म ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दस टाइटनिंग आ नट विल बी ईजी, इसलिए जो नट होता है उसको कसना आसान हो जाता है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, कैसे ये होता है, एज वी नो दैट टी इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, के टॉर्क जो है वो बराबर है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा के। From above equation it is clear that the torque depends upon the moment arm and applied force। इससे हमें पता चल रहा है कि टॉर्क जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक मोमेंट आर्म के ऊपर और एक फोर्स के ऊपर। तो लंबे स्पैनर का मोमेंट आर्म क्योंकि ज़्यादा होता है, लॉन्ग स्पैनर हैव ग्रेटर मोमेंट आर्म, सो टर्निंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड विद लिटिल एफर्ट। तो लंबे जो स्पैनर होते हैं उनका मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया उसका, तो इसलिए टॉर्क आसानी से प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम लगेगी, एफर्ट कम लगेगी, कोशिश कम करनी पड़ेगी। कंक्लूजन, फ्रॉम अबव वी कंक्लूड
दैट अ लॉन्ग स्पैनर प्रोवाइडेड ग्रेटर मोमेंट आर्म रादर देन शॉर्ट वन। इससे हमने ये नतीजा निकाला कि जो लंबा स्पैनर है उससे हमने ज़्यादा मोमेंट आर्म जो है उससे हमें मिल गया बनिस्बत छोटे स्पैनर के, एंड दस ईजी टर्निंग इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड, और इस वजह से आसानी से हमने टॉर्क प्रोड्यूस किया, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया लंबे स्पैनर के साथ। तो अगला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स acting on a satellite is always directed towards the center of the earth. Does this force exert torque on satellite? सैटेलाइट्स आपने देखी होंगी वो जो बॉडीज़ अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, अर्थ के गिर्द रोटेट करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, तो वो पूछ रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ उसके ऊपर लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको पता है वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना, जिसको ग्रेविटी भी कहते हैं। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए खींच रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो सैटेलाइट के ऊपर लगा रही है अर्थ, ठीक है ना, जो सैटेलाइट अर्थ के गिर्द घूम रही है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि उसके ऊपर जो अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई हुई है वो किधर डायरेक्टेड है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, अर्थ का सेंटर है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है ना, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो ज़ाहिर बात है जो फोर्स की डायरेक्शन है वो खुद अर्थ का सेंटर है, क्योंकि उसी तरफ वो सब चीज़ों को खींच रही है। डज दिस फोर्स एक्सर्ट टॉर्क ऑन सैटेलाइट? अब वो हमसे पूछ ही रहा है कि वो जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स अर्थ लगा रही है सैटेलाइट के ऊपर, क्या उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा सैटेलाइट के ऊपर, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्या सैटेलाइट घूमने लगेगी उसकी वजह से, टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से? तो हम इसका जवाब देते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क ऑन द सैटेलाइट। कि हमने इसका जवाब ये दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है सैटेलाइट के ऊपर, वो हमेशा उसकी डायरेक्शन अर्थ का सेंटर है, क्योंकि अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ चीज़ों को खींचती है, तो उससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब वजह क्या है उसको आगे देखते हैं, रीज़न क्या है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, उसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर है, तो हुज लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जहाँ पे वो फोर्स लग रही है वो अर्थ के सेंटर में से गुजरती है वो लाइन, ठीक है ना, तो उसका मोमेंट आर्म जीरो है, हैज़ जीरो मोमेंट आर्म एंड देयरफॉर इट कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। तो उसका मोमेंट आर्म जीरो है। जीरो कैसे है? देखें, मोमेंट आर्म हम कहाँ से नापते हैं? मोमेंट आर्म जो है वो हम देखते हैं जहाँ एक्सिस है, जिस पॉइंट के गिर्द चीज़ घूम रही है। दरवाजे का जो पॉइंट था जिसके गिर्द दरवाज़ा घूम रहा था वो कौन सा था? वो हिंजेस थे। और सैटेलाइट किस चीज़ के गिर्द घूम रही है? अर्थ के गिर्द, यानी जो पॉइंट जिसके गिर्द वो घूम रही है वो सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। सैटेलाइट यानी सेंटर ऑफ अर्थ के गिर्द घूम रही है। फोर्स कहाँ पे लग रही है? वो भी सेंटर ऑफ अर्थ पे ही लग रही है। एक्सिस कहाँ पे है जिसके गिर्द सैटेलाइट घूम रही है? वो भी सेंटर ऑफ अर्थ है। सेंटर ऑफ अर्थ का अपने साथ तो फासला कुछ भी नहीं है ना, उसका तो अपने साथ फासला ज़ीरो है, डिस्टेंस ज़ीरो है, तो इसलिए जो मोमेंट आर्म है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि जहाँ पे फोर्स लग रही है वो भी सेंटर ऑफ अर्थ है, और जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूम रही है, सैटेलाइट घूम रही है, वो भी सेंटर ऑफ अर्थ है, तो अपने साथ उसका फासला है ही नहीं, इसलिए वो ज़ीरो है। दरवाजे का क्या था? दरवाजे में जो हिंजेस थे वो उसके गिर्द दरवाज़ा घूम रहा था, और फोर्स हम दरवाजे के हैंडल पर लगा रहे थे, तो इसलिए उसका जो फासला था वो कुछ ना कुछ था। लेकिन यहाँ पर जब हमने बात की अर्थ की और सैटेलाइट की, तो वो जो सेंटर ऑफ अर्थ है वही वो जगह है जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, वही वो जगह है जहाँ पर जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूम रही है, इसलिए मोमेंट आर्म ज़ीरो है। तो मोमेंट आर्म ज़ीरो होने की वजह से टॉर्क भी ज़ीरो हो गया, क्योंकि आर की वैल्यू आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एफ इज़ ज़ीरो, तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ज़ीरो। Conclusion from the above discussion we concluded that a torque is zero due to gravitational force on satellite। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि टॉर्क जो है वो ज़ीरो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सैटेलाइट के ऊपर लग रही है, ठीक है ना, इसलिए कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप यही एक्सपेरिमेंट टॉर्क ज़ीरो करना चाहते हैं, मोमेंट आर्म को ज़ीरो करके देख सकते हैं। दरवाजे के ऊपर जो हिंजेस लगे हैं, अगर आप हिंजेस के ऊपर ज़ोर लगाकर दरवाजे को खोलना या बंद करना चाहें तो दरवाज़ा ना खुलेगा ना बंद होगा। वजह? क्योंकि मोमेंट आर्म ज़ीरो है। जिस पॉइंट के अगर दरवाज़ा घूमना है दरवाजे ने, उसी पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं। मोमेंट आर्म ज़ीरो होने की वजह से टॉर्क बिल्कुल ज़ीरो होगा, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं मूव करेगा, ठीक है ना। इसको आप देख सकते हैं खुद ही। इसी तरह ये अर्थ और सैटेलाइट के बारे में और है। अगला क्वेश्चन है, कैन वी हैव सिचुएशंस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम इवन दो द नेट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, गिव टू एग्जाम्पल्स। कह रहा क्या ऐसा हो सकता है कभी, कोई ऐसी सिचुएशन हम बता सकते हैं जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज़ हम लें, वो इक्विलिब्रियम में तो हो
लेकिन उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो, ठीक है ना। अब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस हैं। इक्विलिब्रियम के लिए पहली कंडीशन है कि उसके ऊपर कोई फोर्स जो लग रही हैं, जितनी फोर्सेस उनका सम अगर आप लें तो वो ज़ीरो आए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि सम लें अगर आप सारे टॉर्क्स का तो वो भी ज़ीरो आए, ठीक है ना। जैसे आप दरवाजे के एक तरफ अगर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक बंदा दरवाजे की दूसरी तरफ उतनी ही फोर्स लगा रहा है, उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मोमेंट आर्म भी वही है, फोर्स भी वही है, तो फिर दरवाज़ा अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी फोर्स है और जो दूसरी तरफ बंदा दरवाजे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो बराबर हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। वो नेगेटिव, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह टॉर्क आप उधर लगा रहे हैं, वो उधर लगा रहा है, वो दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स भी, सारे टॉर्क्स को भी सम करेंगे तो वो भी ज़ीरो होगा। दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी ज़ीरो हो जाएगा, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स भी ज़ीरो हो जाएगा, तो दरवाज़ा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो हरकत नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या है कि फॉर कंप्लीट, उसने कहा गिव टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स आपने देनी है। फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। कह रहे हैं कि पूरा इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो या समीशन एफ, इसको समीशन एफ भी पढ़ते हैं, सिग्मा एफ भी पढ़ते हैं, आप पढ़ लें। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो भी पढ़ सकते हैं क्योंकि एफ यहाँ पर फोर्सेज है। और सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये दो शर्तें अगर पूरी हों, ये दो कंडीशंस अगर पूरी हों, तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी पूरे इक्विलिब्रियम में। नाउ इफ समीशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो एंड समीशन टॉ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना, यानी अगर फोर्सेस का सम तो ज़ीरो हो लेकिन टॉर्क का सम जो है वो ज़ीरो ना हो, देन द बॉडी विल रोटेट, ठीक है ना। अब देखो, अगर फोर्स तो अगर हम उसके ऊपर कोई नहीं लगा रहे, लेकिन टॉर्क जो है वो ज़ीरो नहीं है, फोर्स ज़ीरो है, फोर्स सारी ऐड करें, उनका जो सम है यानी नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब होता है सारी फोर्सेस का सम, तो वो अगर ज़ीरो है लेकिन टॉर्क का सम जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो बॉडी जो है वो रोटेट करेगी और वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। उसकी हम एग्जांपल देते हैं। व्हेन अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार इज़ रोटेटेड विद टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज। आपने स्टीयरिंग व्हील देखा होगा कार का, एक हाथ से आप उसको ऊपर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे हाथ से उसको नीचे की तरफ इस तरह रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तब स्टीयरिंग व्हील घूमता है। तो क्योंकि फोर्स अपोजिट लगा रहे हैं ना, एक हाथ से आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे हाथ से आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो दो फोर्सेज बराबर फोर्सेज लगाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेट फोर्स जो है वो तो ज़ीरो है, क्योंकि फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, एक फोर्स उस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, वो कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन जो टॉर्क है वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। टॉर्क कैंसिल ना होने की वजह से क्या होगा कि वो जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वो मूव करेगा, वो घूमेगा, जिसकी वजह से गाड़ी भी मूव करेगी, घूमेगी, ठीक है ना, वो भी टर्न लेगी। तो देन इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यानी यहाँ पे नॉट लगना चाहिए क्योंकि अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं, लेकिन व्हील जो है वो स्टीयरिंग व्हील वो उसमें नहीं होगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फोर्सेस तो कैंसिल हो गई हैं लेकिन टॉर्क कैंसिल नहीं हुआ। हियर द नेट फोर्स इज ज़ीरो बट द नेट टॉर्क इज नॉट ज़ीरो एंड हेंस द व्हील इज नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर नेट फोर्स तो ज़ीरो है लेकिन नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है, और इसलिए व्हील जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि रोटेट कर रहा है। इसीलिए आप जब गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मूव कर रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, क्योंकि अगर टॉर्क भी ज़ीरो हो जाता तो फिर गाड़ी मूव ना करती, ठीक है ना। और स्टीयरिंग व्हील क्योंकि मूव ना करता इसलिए गाड़ी भी मूव ना करती। दूसरी एग्जांपल क्या है कि पेडल्स ऑफ बाईसाइकिल। आपने देखा है पेडल जो होते हैं साइकिल के वो भी रोटेट कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होती है, क्योंकि एक पाँव से आप उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, दूसरे पाँव से ऊपर की तरफ लगा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है लेकिन टॉर्क ज़ीरो नहीं होता, इसलिए वो पैडल घूमते हैं और इसकी वजह से साइकिल का पहिया भी घूमता है और फिर साइकिल चलती है। तो व्हेन द पैडल्स ऑफ बाईसाइकिल आर रोटेटेड द नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो बट नेट टॉर्क एग्जिस्ट्स इन अ सिस्टम, लेकिन नेट टॉर्क जो होता है वो मौजूद होता है सिस्टम के अंदर, साइकिल के अंदर। देयरफॉर ड्यू टू नेट टॉर्क द सिस्टम इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसी नेट टॉर्क की वजह से जो है वो साइकिल जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं होती। अगला सवाल है वाई डू टाइट रोप वॉकर्स कैरी अ लॉन्ग नैरो रॉड। आपने अगर कभी देखा हो वो लंबी सी इस तरह रस्सी जो तनी हुई होती है
जो बांधी हुई होती है ऊंचाई पर, उसके ऊपर लोग चल रहे होते हैं, ठीक है ना, करतब जो दिखा रहे होते हैं, शोबदाबाज जिनको कहते हैं, तो उनको टाइट रोप जो है वो रस्सी को कहते हैं ना, टाइट रोप तनी हुई रस्सी, टाइट रोप वॉकर्स, वो उसके ऊपर वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो उनके पास एक लंबा सा पतला सा नैरो रॉड होता है, लंबा सा रॉड होता है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि वो जो रस्सी के ऊपर चल के इस तरह करतब दिखा रहे होते हैं लोग, उनके पास वो रॉड क्यों होता है, वो रॉड क्यों रखा होता है उन्होंने? तो उसका जवाब क्या है, यूजिंग अ नैरो रॉड बाय द टाइट रोप वॉकर हेल्प्स टू इंक्रीज देयर रोटेशनल इनर्शिया एंड मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल वॉकिंग। वो असल में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो रोटेशनल इनर्शिया के ज़रिए टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है, और उसकी वजह से वो अपना बैलेंस रखता है, ठीक है ना। वो अगर उसके पास वो रॉड ना हो तो फिर क्या होगा, वो आसानी से गिर जाएगा, वो उस रस्सी के ऊपर नहीं चल सकेगा, ठीक है। वो रस्सी के ऊपर जो इतनी आसानी से अच्छे तरीके से चल रहा होता है, वो वजह उसकी यही होती है कि उसके पास वो जो रॉड होता है उसके ज़रिए वो टॉर्क प्रोड्यूस करके अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है। रीज़न क्या है, अ टाइट रोप वॉकर यूजेज लॉन्ग नैरो रॉड फॉर गेटिंग बैलेंस्ड कंडीशन एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग द रोप। वजह क्या है उसकी, कि वो इसलिए उसको रॉड को यूज़ करता है, लंबे रॉड को, लंबे और पतले रॉड को, ताकि वो अपने आप को बैलेंस रखे और अपने आप को बचाए, प्रिवेंट करे रोप से गिरने से, रस्सी से गिरे ना ताकि। एग्जांपल उसकी लेते हैं, इफ़ द वॉकर लीन्स टूवर्ड्स राइट, फ़र्ज़ करो अगर जो चल रहा है रस्सी के ऊपर बंदा, वो अगर दाएं तरफ गिरने लगता है, रस्सी के दाएं तरफ गिरने लगता है, तो वो क्या करता है, वो उस रॉड की वजह से क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो उसको दूसरी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे घुमाता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है जिस तरह वो घड़ी की सुई घूमती है ना, उसके ऑपोजिट, उसके एंटी, ठीक है ना, उसके ऑपोजिट जो वो घुमाता है, यानी लेफ्ट साइड पे इस तरह रॉड को नीचे की तरफ इस तरह घुमाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो उसका जो टॉर्क होता है, जो वो दाएं तरफ गिरने लगा होता है, उस टॉर्क को वो कैंसिल कर देता है, और इस वजह से वो वापस अपनी बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। तो क्या होता है, लीन्स टूवर्ड्स राइट, कि वॉकर अगर दाएं तरफ झुक जाए एंड प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज टॉर्क, और क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि घड़ी भी इसी तरह दाएं तरफ इस तरह घूमती है ना, दाएं तरफ, देन ही मूव द रॉड इन सच अ वे, तो वो रॉड को इस तरह घुमाता है टू क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, कि उसके ऑपोजिट वो उस तरफ टॉर्क प्रोड्यूस करे। बोथ टॉर्क्स विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों टॉर्क एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक क्लॉकवाइज है, घड़ी की तरह घूम रहा है, दूसरा घड़ी की उलट तरीके से घूम रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड दस ही विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसलिए वो गिरेगा नहीं बल्कि चलता रहेगा रस्सी के ऊपर। कंक्लूजन, इससे हमने नतीजा क्या निकाला, द टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग नैरो रॉड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि जो टाइट रोप वॉकर है वो इसलिए उस लंबे रॉड को रखता है अपने पास ताकि स्टेबल रहे, गिरे ना, बैलेंस रखे अपने आप को। अगला सवाल है, वाई डज वियरिंग हाई हील शूज़ समटाइम्स कॉज लोअर बैक पेन। ठीक है ना, वो ये पूछ रहा है कि ये जो हाई हील्स होती हैं, आपने जूते देखे होंगे अक्सर ख़वातीन वगैरह ही पहनती हैं, हाई हील्स जो होती हैं जिनकी एड़ियाँ जो है ऊंची होती हैं, मर्द भी कुछ उनके भी होते हैं वो उस तरह के जूते, तो उनकी वजह से जो लोअर बैक है यानी कमर है, कमर का जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द क्यों होता है। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभार उसकी वजह से उसमें दर्द क्यों होता है जब उस तरह के आप ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते हैं, तो उसका रीज़न क्या है। मेन आंसर उसका ये है कि हाई हील्ड शूज़ पुश द बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो देखें वो जो हाई हील होती है, जो एड़ी ऊंची होती है, वो आपकी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रही होती है। ठीक है ना, वो उठा देती है ना, आपके पाँव को उठा देती है इस तरह और आगे की तरफ पुश कर रही होती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, जो आपकी बॉडी का सेंटर है, जिसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वो आगे की तरफ चला जाता है। नाउ टू मेंटेन द बैलेंस्ड कंडीशन द बॉडी ट्राई टू अपोज द फॉरवर्ड पुश। अब अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कि गिरे ना आप क्या करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ होने की कोशिश करती है ताकि गिरे ना आप। ठीक है, आपकी वो जो जूते हैं ऊंची एड़ी वाले वो आपको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, आप अपने आप को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, उसकी वजह से कमर में बल पड़ता है और फिर क्या होता है कि लोअर बैक में पेन शुरू हो जाता है, यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, वीयरिंग हाई हील्स कैन शेप आवर पोस्चर। हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, जो सांचा है, जो उसका दिखने का जो अंदाज़ है, उसमें क्या होता है, हाँ, हाई हील जब ऊंची एड़ी वाले जूते हम पहनते हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, शेप जो है उसकी डिफरेंट हो जाती है। द हील ऑफ आवर फुट इज़ अननेचुरली प्लेस्ड
अबव आवर टोज़, जो हमारे पाँव का अगला हिस्सा है जिसको टो कहते हैं, तो उससे ऊपर हो जाता है हमारा जो पिछला एड़ी वाला हिस्सा है पाँव का, वो ऊपर हो जाता है हमारे ये जो उंगली हैं पाँव की उनकी निस्बत। विच पुट्स आवर एंटायर बॉडी आउट ऑफ अलाइनमेंट, उसकी वजह से हमारा जो पूरी जो बॉडी है उसकी तरतीब जो है आज़ा की वो गड़बड़ हो जाती है, वो बिगड़ जाती है। व्हेन आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ पुश्ड फॉरवर्ड, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वो जब आगे की तरफ जाता है बाकी बॉडी की निस्बत, तो हमारा जो निचला जो हिस्सा है बॉडी का वो सारा क्या होता है, उसके ऊपर वज़न बढ़ जाता है, ठीक है ना। हमारी लोअर बैक जो है उसके ऊपर वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि निचला जो हिस्सा है बॉडी का वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे की तरफ रहें ताकि गिरे ना। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कमर है उसमें बल पड़ता है और इस गैर कुदरती गैर फितरती जो पोजीशन है, जो हालत है, उसकी वजह से उसमें पेन शुरू हो जाता है। वाई इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू लीन बैकवर्ड एक्सप्लेन, कह रहा है ये क्यों मुश्किल है, पीछे की तरफ झुकना क्यों मुश्किल है। आगे की तरफ झुकना तो आसान है हमारे लिए, पीछे की तरफ अगर झुकना चाहें हम बॉडी के पीछे की तरफ, तो फिर क्यों मुश्किल है, ये एक्सप्लेन करें इसको। तो इसका मेन आंसर है इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू लीन बैकवर्ड बिकॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज़ आउट ऑफ द बेस, क्योंकि अगर हम पीछे की तरफ जब झुकते हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करता है, वो अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, व्हेन वी स्टैंड स्ट्रेट, जब हम सीधे खड़े होते हैं, आ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एन एब्डोमिनल, आमतौर पे बेली बटन जो होता है, एब्डोमिन हमारा जो होता है पेट, उसमें जो बेली बटन है वहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आमतौर पे होता है नॉर्मली। विच डायरेक्टली लाई इन द फुट, ठीक है ना, वो सीधा जाके किधर लग रहा होता है, फुट के ऊपर, यानी पाँव के ऊपर सीधा जा रहा होता है, पाँव के दरमियान में, दोनों पाँव के दरमियान में। वाइल लीनिंग इन बैकवर्ड आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिस्टर्ब, लेकिन जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वो बेली बटन भी, हमारा पेट भी अपनी जगह से हिल जाता है, तो उस वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसने हमें बैलेंस करके रखा होता है वो अपनी जगह से हटने की वजह से क्या होता है, अलाइन नहीं होता पाँव के साथ, जो हमारी बेस है उसके साथ अलाइन नहीं होता, उस वजह से क्या होता है हम गिरने का खदशा होता है, हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस में नहीं रहती और इस वजह से अनस्टेबिलिटी होती है। तो इसलिए ही हमें मुश्किल पेश आती है पीछे की तरफ झुकने में। आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारे, क्योंकि पेट अपनी जगह पर ही रहता है, उस तरह मूव नहीं करता, लेकिन हाँ अगर हम आगे की तरफ झुकते हुए भी अगर हम अपने आप को ज़्यादा आगे की तरफ धकेलेंगे कि वो बेली बटन हिल जाए अपनी जगह से, तो फिर क्या होगा, फिर हम गिरेंगे आगे की तरफ, और इस तरह ये हो गया। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लीन बैकवर्ड, इसलिए ये मुश्किल है कि पीछे की तरफ हम लीन कर सकें, झुक सकें। कंक्लूजन, हैंस वी कंक्लूड दैट ड्यू टू अनस्टेबिलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लीन बैकवर्ड, इससे हमें ये पता चला कि अनस्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, बैलेंस ना होने की वजह से पीछे की तरफ झुकना मुश्किल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कैन अ सिंगल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी चेंज बोथ इट्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, एक्सप्लेन। अब ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि बॉडी का हर पार्ट इस तरह एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है आमतौर पे, ठीक है, एक ही तरह की उसकी मूवमेंट होती है। जैसे गाड़ी का पहिया जो चल रहा होता है, अब उसको आप अगर अपने घर की तरफ अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सारी जो गाड़ी के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके घर की तरफ ही मूव कर रही हैं। टायर का कोई टुकड़ा है वो भी आपके घर की तरफ ही मूव कर रहा है, आप कार की जो खिड़की है वो भी आपके घर की तरफ मूव कर रही है, पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो आपके घर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और अगर आप इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, और अगर आप रोटेशनल मोशन को देखें तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हर हिस्से की जो है वो रोटेशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मुख्तलिफ होने से मुराद ये है कि उसका बराबर मोशन नहीं कवर होती, ठीक है, बराबर डिस्टेंस नहीं कवर होता। जैसे आपकी जो गाड़ी है जो आप एक पॉइंट पे देख रहे हैं, फ़र्ज़ करें वो जो है स्कूल से आप घर की तरफ जा रहे हैं, तो स्कूल से खिड़की का जो आपकी गाड़ी की जो खिड़की है उसका फ़ासला, जब आपकी गाड़ी आपके घर पहुंच जाए उस वक़्त आपकी खिड़की का उधर से फ़ासला वही होगा जो टायरों का होगा और जो बाकी बॉडी का होगा। ये शायद समझने में आपको मुश्किल हो, लेकिन ट्रांसलेशन मोशन जो है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। इसमें आमतौर पे लाइन में बॉडी मूव करती है। जैसे आप पेन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दें तो आप देखेंगे कि उसकी जितनी भी हिस्से हैं, उस पेन के जितने भी टुकड़े हैं, उनकी बराबर मोशन कवर हुई है, ठीक है ना। अगर आप उसकी निब को देखेंगे, निब का फासला, ठीक है, पहले जिस जगह पर पेन था उसकी निब थी और अब जिस जगह पर उसकी निब मौजूद है, अगर आप उसको नापें तो वो फासला उसको लिख लें, ठीक है, फ़र्ज़ करें वो 10 मीटर आता है। अब आप जो पेन का जो ऊपर टॉप है,
जो टॉप वाली जगह है उसका फासला अगर नापें तो वो भी वही 10 मीटर ही आएगा। इससे ये पता चलेगा कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन अगर एक बॉडी गोल घूम रही है, जैसे पिया घूम रहा होता है, तो उसमें सारे हिस्सों की बराबर मोशन नहीं होती, क्योंकि जो दूर होते हैं हिस्से, जो टायर के आखिर में ऊपर होते हैं, उनकी मोशन ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है, गोल इस तरह बड़ा चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन जो टायर के बिल्कुल दरमियान में टुकड़े होते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे सर्कल काट रहे होते हैं, वो थोड़ी मोशन कर रहे होते हैं, वो थोड़ी हरकत कर रहे होते हैं, बाहर वाले ज़्यादा, तो इसको रोटेशनल कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर बराबर मूवमेंट होती है हर पार्ट की, बॉडी का हर पार्ट बराबर मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है ना, और रोटेशनल के अंदर डिफरेंट कर रहा होता है। ठीक है, रोटेट कर रहा होता है, एक पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है। आप अर्थ को देखें ना, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ दोनों कर रही है, ट्रांसलेशनल भी कर रही है, रोटेशनल भी कर रही है। वो सन के गिर्द इस तरह ट्रांसलेशन में भी घूम रही है और अपने गिर्द रोटेट भी कर रही है। अर्थ की अपने गिर्द भी रोटेट कर रही है, सन के गिर्द भी रोटेट कर रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है। आपने अगर लट्टू देखा हो, जिसको टॉप कहते हैं इंग्लिश में, उसको भी जब आप चलाते हैं तो वो ना सिर्फ अपने सेंटर के गिर्द घूमता है बल्कि इधर उधर भी जाता है। जो इधर उधर जाने वाली मोशन है वो ट्रांसलेशनल है, और जो अपने गिर्द घूमने वाली मोशन है वो रोटेशनल मोशन है। तो यस, अ सिंगल फोर्स अप्लाई टू अ बॉडी मे चेंज बोथ इट्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। हाँ, एक फोर्स बॉडी पर अप्लाई करके हम दोनों मोशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। आपने अगर फुटबॉल को देखा हो, फुटबॉल के सेंटर के अलावा आप किसी जगह भी, जो सेंटर ऑफ मास है ना बॉडी का, उसके अलावा आप किसी जगह भी अगर फोर्स लगाएं तो बॉडी दोनों रोटेशंस उसमें होंगी। सेंटर के ऊपर अगर आप उसके फोर्स लगाएंगे ना तो वो ट्रांसलेशनल होगी, रोटेशनल नहीं होगी। जैसे फुटबॉल के अगर बिल्कुल सेंटर में आप फोर्स लगाएं, किक करें उसको बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या होगा, वो फुटबॉल बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करेगा, बराबर घूमेगा नहीं अपने गिर्द। लेकिन अगर आप उसके सेंटर के अलावा किसी जगह पे भी किक करेंगे तो क्या होगा कि वो अपने गिर्द भी घूमेगा और इस तरह सीधा भी मूव करेगा। तो दोनों मोशंस प्रोड्यूस होंगी, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन ऑनली। तो अगर फोर्स जो है आप सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी। बट इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास द बॉडी विल रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। ये भी आप इधर ऐड कर लें कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट भी करेगी और उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन भी पैदा होगी, दोनों फोर्सेस दोनों मोशंस पैदा होंगी। आखिरी क्वेश्चन है, टू फोर्सेस प्रोड्यूस द सेम टॉर्क, डज इट फॉलो दैट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। कह रहा है उसने हमें एक शर्त दी है, कंडीशन दी है कि दो फोर्सेस जो हैं वो बराबर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं। वो कह रहा है क्या इसका ये मतलब है कि दोनों फोर्सेस का बराबर मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्सेस बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द पाथ ऑफ ब्रेक आफ्टर यू सडनली लेट गो ऑफ द रोप, लेट गो ऑफ द रोप। ठीक है, वो कह रहा है कि आप जो है वो एक्सप्लेन करें और बताएं कि एक रस्सी के साथ अगर आपने ईंट बांधी हुई है और आप अचानक जो है वो घुमाते घुमाते अचानक आप क्या करते हैं कि रस्सी को छोड़ देते हैं अपने हाथ से, तो क्या होता है, कौन सी मोशन होती है। मेन आंसर, इफ़ द टू फोर्सेस प्रोड्यूस द सेम टॉर्क देन इट डज नॉट फॉलो दैट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। पहली बात का हमने जवाब दिया कि दो फोर्सेस अगर एक ही टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये हो कि उनका मैग्नीट्यूड एक है। वजह हमने उसकी मिसाल दी है, द टॉर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स एज वेल एज मोमेंटम, क्योंकि टॉर्क जो है वो सिर्फ फोर्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मोमेंटम, अगर हम सेम मोमेंटम लाना चाहते हैं तो हम बेशक फोर्सेस डिफरेंट हों, देखो फोर्स इसमें 6 न्यूटन है, इसमें 4 न्यूटन है, हमने मोमेंटम ऐसा लिया है कि टॉर्क बराबर आए। यहाँ पे हमने 2 लिया टॉर्क, ये मोमेंटम हमने 2 लिया तो टॉर्क जो है वो 12 न्यूटन मीटर आ रहा है, और यहाँ पे हमने मोमेंटम 3 मीटर लिया और इसकी वजह से भी टॉर्क जो है वो 12 न्यूटन मीटर आ रहा है। तो बराबर टॉर्क आ रहा है, हालांकि फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि टॉर्क सेम हो तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। हमने एग्जांपल देके साबित कर दिया कि टॉर्क सेम होने से ज़रूरी नहीं है कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो। Conclusion, so here we conclude that we can get the same torque for two different forces by adjusting the value of momentum। इसलिए हम जो है वो ये नतीजा निकालते हैं कि हम बराबर टॉर्क जो है वो दो मुख्तलिफ फोर्सेस के लिए ले सकते हैं अगर हम मोमेंटम की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट कर लें, उसको हम ऐसा ले लें कि टॉर्क बराबर आ जाए, तो हम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो सारे ख़त्म हो गए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसके बारे में आप पूछ भी सकते हैं। आखिर में जो वो ब्रिक वाली बात है उसका आंसर वहाँ पे नहीं दिया गया, तो उसको हम आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे मैं आपको इसका बता देता हूँ कि अगर आप ब्रिक को जो है वो आप रस्सी के साथ बांध के, ईंट को आप रस्सी के साथ बांध के इस तरह घुमाते घुमाते अचानक अगर छोड़ दें, तो जिस पॉइंट पे आप छोड़ेंगे उधर से वो सीधी इस तरह आगे जाएगी ब्रिक। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा है ना, जिस घुमाते घुमाते जिस पॉइंट पे आपने रस्सी को छोड़ा है उस पॉइंट पे वो ईंट सीधी इस तरह आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, और वजह उसकी ये है कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, गालिबन ये अगले चैप्टर से ना हो क्वेश्चन, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स आप लगा रहे थे उसको घुमाने के लिए, और जैसे ही आपने वो सेंट्रीपेटल फोर्स जो आप लगा रहे थे उसको सर्कल में घुमाने के लिए, जैसे ही आपने वो सेंट्रीपेटल फोर्स देनी छोड़ दी, तो वो जो है वो सेंटर में घूमने के बजाय जो फोर्स जिस डायरेक्शन में उसको मिली मोमेंटम, उस डायरेक्शन में वो चली गई। खैर, इसको जब आगे ये आएगा टॉपिक तो इसको हम अच्छे तरीके से वो कर लेंगे एक्सप्लेन। अभी जो ये बात थी टॉर्क वगैरह की और मैग्नीट्यूड सेम होने की, तो वो हमने बात कर दी है। यहाँ पर हमारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। किसी बात की भी अगर आपको समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं, फीडबैक में आप बता सकते हैं, ताकि आपको अगली बार वो चीज़ एक्सप्लेन भी कर दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।